यूं ना रूठो हमसे, साल ही तो बदल रहा है। वक्त की तो आदत है बदलना, उसने तो बस भ्रमाया है। ओहो, अब मान भी जाओ, लो हमारा तुमसे एक वादा है। तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे, संग संग यूं ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। नमस्कार श्रोताओं, मैं नारायण मेहता और मैं कविता बिष्ट की ओर से आप सभी को हार्दिक नमस्कार। श्रोताओं, 2024 की विदाई और 2025 के आगमन के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का यह खास कार्यक्रम। क्या खोया क्या पाया। क्या बात कविता, तुम अचानक से इतने उदास क्यों हो गई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है। इस तरह मुंह लटकाकर बैठी रहोगी तो हम आज के इस कार्यक्रम का सफर तय कैसे करेंगे? अब बता भी दो, क्या हुआ है? कुछ नहीं नारायण, बस जरा बुरा लग रहा है। यह वर्ष जा रहा है ना। ओहो, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? अच्छा जरा बताओ, डूबते हुए सूरज का मतलब क्या ये होता है कि अब सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो डूबता सूरज, ढलती शाम तो प्रतीक है एक नए दिन, नई उम्मीद, नई आशा, नई किरण की, जो कहता है कल यकीनन आज से बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह नया वर्ष भी उम्मीद की एक नई किरण होती है, जिससे हमें अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीने का एक नया अवसर मिलता है। तो क्यों न खुशी से इस अवसर का स्वागत किया जाए। खुशी से ही क्यों, हमें तो इस नए अवसर का बाहें फैलाकर स्वागत करना चाहिए और अपने बीते हुए लम्हों को याद कर उससे सीख लेकर नई शुरुआत करनी चाहिए। हर वर्ष के साथ हमारे जीवन में कई यादें जुड़ी होती हैं, जो स्मृति के रूप में जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अब देखो ना, कल की ही तो बात थी जब हमने धूमधाम से नया वर्ष मनाया था। ओहो नारायण, कल की नहीं बल्कि 365 दिन पहले की बात है। हाँ, पर यह तो सच है ना, 2024 बहुत जल्दी बीत गया, बिल्कुल अपने नाम की तरह। हाँ, पर शायद यह इसलिए क्योंकि 2024 में बहुत कुछ हुआ है। एक तरीके से हम कह सकते हैं 2024 बहुत ही व्यस्ततम वर्ष रहा है। अच्छा, पर वह कैसे? याद करो, जब साल की शुरुआत हुई थी तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम हर रोज की तरह दफ्तर आए थे और चुनाव का समय था और शोर शराबा था और मैं घूमने जा रहा था, पर उस दिन गाड़ी नहीं मिली। ओ हाँ, हिट एंड रन का मामला पूरे भारत में जोर पकड़े हुए था, जिस कारण टैक्सी चालकों की हड़ताल हो गई और सड़कों में सन्नाटा छा गया और दूरस्थ गांव के लोगों का तो बड़ा बुरा हाल हो गया था। याद है नारायण, कई राज्यों में जरूरी सामानों की सप्लाई चेन बाधित हो गई थी। 2023 के दिसंबर में पारित हिट एंड रन कानून 2024 की शुरुआत में यह रंग दिखाएगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बिल्कुल कविता जी, कानून में लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस को सूचित किए बिना मौके से भागने पर 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना व ड्राइवर के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान सहित कई अन्य बातें भी शामिल थी। बिल्कुल, जो बस टैक्सी चालकों, ट्रांसपोर्ट के लोगों को मंजूर नहीं थी, जिस कारण 1 जनवरी से 3 जनवरी तक इनके द्वारा हड़ताल कर दी गई। बाद में गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद मामला कुछ शांत हुआ था। हाँ, यह मामला तो शांत हुआ, किंतु सड़क हादसों के मामले शांत नहीं हो पाए। बिल्कुल नारायण जी, 2024 को सड़क हादसों का वर्ष भी कहना गलत नहीं होगा। इस वर्ष उत्तराखंड में लगभग 1448 घटनाएं सड़क हादसे की दर्ज हुई हैं, जिसमें देहरादून सबसे संवेदनशील रहा, किंतु नैनीताल जिले में भी 17 जगह ब्लैक स्टॉप के रूप में चिन्हित हुए हैं। नारायण जी, इस तरह देहरादून से लेकर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी से लेकर उधम सिंह नगर, कोई भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहां कोई सड़क हादसा ना हुआ हो। कुछ हादसे तो ऐसे भी थे जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में हुए। लेकिन कविता जी, 2024 का सबसे बड़ा सड़क हादसा 4 नवंबर को हुआ, जहां
लोग दीपावली की छुट्टी बिताकर सभी लोग अपनी नौकरियों को लौट रहे थे। वहीं पर अल्मोड़ा जिले में यात्रियों से भरी बस 150 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 36 लोगों की मौत व 6 लोग घायल हो गए। और हाँ, इस हादसे का कारण ओवरलोडिंग को बताया गया। बिल्कुल नारायण जी, तमाम अखबारों, टीवी, रेडियो पर उत्तराखंड में बढ़ रहे सड़क हादसों की चर्चाएं रही, चिंता जाहिर की गई। इसके बाद एक बार पुनः प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सड़क हादसों से तो सड़कें लाल हुई, लेकिन इसके अलावा जंगली जानवरों का भी इस वर्ष बड़ा खतरा रहा। यकीनन मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष अब बढ़ रहा है। एक दूसरे पर हावी होने की जंग जारी है। इस वर्ष नारायण जी, मानव वन्य जीव संघर्ष की लगभग 406 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें लगभग 190 लोग घायल व 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इन सब से एक बात तो पुनः स्पष्ट हो जाती है, जंगली जानवरों के आवास सिमट रहे हैं। हम जरूरत से ज्यादा जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। सही कहा, यानी इस वर्ष एक तरफ इंसान जंगली जानवरों के हमले से भयभीत थे, तो वहीं इस वर्ष प्रकृति की मार भी हमें झेलनी पड़ी थी। नारायण जी, इस वर्ष बाढ़ बारिश से उत्तराखंड काफी बदहाल स्थिति में रहा। स्थानीय क्षेत्रों की कई सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, फसलें बह गई, खेत धंस गए। किसानों की फसलें कई दिनों तक सड़कों में पड़ी रही। कीचड़ दलदल के कारण फलों से भरे ट्रक पलट गए। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी हुई थी। हाँ कविता, जुलाई का महीना आफत की बारिश तो लाया ही, वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। इस वर्ष उत्तर पश्चिम के 10 राज्यों में से सबसे अधिक बारिश उत्तराखंड में ही हुई थी। इस कारण नुकसान भी सर्वाधिक रहा। बिल्कुल नारायण जी, 4 धाम यात्रा तो बाधित रही ही, साथ ही लगभग 2000 से ज्यादा सड़कें टूट गई, लगभग 1000 से ज्यादा मकानों को क्षति पहुंची, लगभग 2803 लोग बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटने से मारे गए। जंगली जानवरों का नुकसान हुआ वो अलग। वहीं अक्टूबर के बाद की स्थिति यह रही कि बारिश की कमी से खेत खलियान सब सूख गए और बारिश व बर्फबारी की उम्मीद में किसान खेत जोतने लगे। एक तो खेती की बिगड़ती स्थिति, उस पर नौकरियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धाएं। आपका इशारा पिथौरागढ़ में आयोजित की गई आर्मी रैली की तरफ तो नहीं है? हाँ नारायण जी, बिल्कुल। कैसे नजरअंदाज किया जाए उन युवाओं की पीड़ा को, जो मीलों का सफर तय करके यहाँ पहुँचे थे ताकि वे वर्दी को पहनने की दौड़ में शामिल हो सके, पर अव्यवस्था ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। बच्चे जख्मी होकर भूखे प्यासे पैदल घरों को लौट गए। साथ में कुछ ले गए तो वह थी निराशा। हाँ, शायद इसीलिए आपने कहा यह वर्ष घटनाओं का वर्ष रहा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है नारायण जी कि 2024 में सब कुछ बुरा हुआ, क्योंकि इस वर्ष कई अवसर ऐसे भी आए जब हमने दिल खोलकर खुशियां मनाई। बिल्कुल, 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या अपने मंदिर में विराजमान हुए और 22 जनवरी का यह दिन कई लोगों के लिए स्मरणीय दिन बन गया। नारायण जी, इस वर्ष लोकसभा के चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिसमें एक बार पुनः श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई। और हाँ, इस वर्ष लोक कलाकारों के द्वारा कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन हल्द्वानी में उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस महोत्सव में लोकगीत, लोक नृत्य और उत्तराखंड व्यंजन प्रतियोगिता हुई। साथ ही इस महोत्सव में नेपाल के प्रसिद्ध गायक चक्रबम और उत्तराखंड के कई लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही बिहार से आई प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने भी पहाड़ी गानों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। खेल में भी हमारे राज्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक तरफ स्थानीय खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के 4 युवाओं को पेरिस ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करने का
अवसर मिला। तभी तो कविता जी भारत को 5 कांस्य और 1 रजत पदक मिला। और हाँ, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव यानी स्पर्श हिमालय महोत्सव की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून के लेखक गांव में आयोजित किया गया था। और इस महोत्सव का मकसद साहित्य, संस्कृति और कला को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना है। और हाँ, खास बात, इस महोत्सव में लगभग 40 से ज्यादा देशों के साहित्यकार शामिल हुए। यह वर्ष टूरिज्म के लिहाज से भी नयन जी काफी बेहतरीन रहा। बड़े बड़े राजनेता, खिलाड़ी यहाँ पहुँचे, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और खिलाड़ी सुरेश रैना चर्चा में रहे। वहीं इस वर्ष 47 लाख से अधिक देशी और 20,000 से अधिक विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँचे थे। तभी तो कविता जी नैनीताल में ही 12 लाख से अधिक पर्यटक पहुँचे और वर्ष के अंत तक यह संख्या और बढ़ गई। और हाँ, इस वर्ष रेडियो कुमाऊवानी पर भी कई पर्यटक स्कूली बच्चों ने भ्रमण करा। बिल्कुल, रेडियो कुमाऊवानी के लिए तो यह यात्रा बहुत ही सुखद रही, क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित थे रेडियो को जानने और समझने के लिए। इस तरह कह सकते हैं यह क्वालिटी टूरिज्म का दौर लौट रहा है। बिल्कुल नयन जी, इसके साथ ही विश्व पर्यटक दिवस 2024 में उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म स्थान घोषित किया गया है। हाँ कविता जी, सही कहा आपने, जिसमें उत्तरकाशी के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए और उत्तरकाशी के ही हरसिल और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में, साथ ही बागेश्वर के शूपी गांव को कृषि पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया। इस वर्ष युवाओं को सरकारी नौकरी हेतु कई भर्तियों में शामिल होने का अवसर भी मिला है। तभी तो 8 वर्ष के बाद आई पुलिस कांस्टेबल भर्ती और खास बात महिला होमगार्ड भर्ती अधिक चर्चाओं में रही। नयन जी, हमारे स्थानीय स्तर पर भी युवाओं ने अग्निवीर भर्ती, टीचिंग व सरकारी नौकरियों को प्राप्त कर अपनी योग्यता का परिचय दिया है। और इसी वर्ष उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना। इसी तरह कविता जी अच्छी बुरी घटनाएं होती रही। किंतु हाँ, 2024 में कई चुनौतियां हमारे सामने भी आई हैं, जिन पर आगे और विचार करने की आवश्यकता है। जिसमें ध्यान देने की बात है कविता जी कि प्रदूषण, स्वच्छता, जल, जंगल, जमीन के मामले, आपदाएं, बिगड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, हिंसा, साइबर क्राइम, जलवायु परिवर्तन, घोटाले, बढ़ते सड़क हादसे, इनसे कैसे निपटा जाए, यह एक बड़ा सवाल है जिन पर अभी भी लोग चुप हैं। पर मैं तो नयन जी यहाँ पर कुमाऊवानी की भूमिका की सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही रेडियो द्वारा लगातार इन समस्याओं पर चर्चाएं की गई, लोगों को जागरूक किया गया। कई विशेषज्ञ हमसे इन सभी मुद्दों पर जुड़े, चाहे वो मुद्दा समस्या का हो, समाधान या प्रेरित करने का ही क्यों ना हो, रेडियो ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। तो वो कौन कौन से कार्यक्रम थे? सबसे पहले तो टेरी ने अपने 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए, क्योंकि रेडियो टेरी का ही एक अभिन्न अंग है। इस अवसर पर दिल्ली हेड ऑफिस से कई विशेषज्ञ जानकार रेडियो कार्यक्रम में हमसे जुड़े। इसके लिए नारायण जी, सबसे पहले समस्त रेडियो परिवार की ओर से हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनके सहयोग से ही हमें जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मृदा परीक्षण, जल संरक्षण आदि कार्यक्रमों में सहयोग मिला। इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए हमें समस्याओं को समझने, जानने व उनका अवलोकन करने का मौका मिला। और इसके अलावा हमने मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के लिए शारीरिक परीक्षा हेतु मार्गदर्शन वाले कार्यक्रम, सरकारी योजनाओं का सही लाभार्थी कौन कैसे बने, स्कूल में नवाचार, शैक्षणिक गतिविधियों से लाभ, स्वास्थ्य से जुड़े विषय, महिला हिंसा, समानता, स्वरोजगार पर चर्चाओं के साथ ही विशेष पर्व, दिन दिवस पर भी कार्यक्रम चलाने का प्रयास किया। और हाँ कविता जी, समय समय पर
टेरी एवं डाबर इंडिया के सहयोग से भी कार्यक्रम तैयार किए गए। और नयन जी, यह वर्ष लोक गायकों के साथ जुड़ाव का वर्ष भी रहा, किंतु हमें बहुत दुख है कि हमने इस वर्ष अपने सुप्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह जी को खो दिया। उनकी क्षति समस्त कुमाऊं के लिए दुखदायी थी। रेडियो कुमावानी ने उन्हें उनके देहांत दौरान कार्यक्रम द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज भी हम उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह दुख सुख के यह पल हर वर्षों की तरह हमने रेडियो कुमावानी के श्रोताओं के साथ बांटे हैं। हमारे श्रोता ही हमारी ताकत हैं। उनके स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद के लिए हम उनके ऋणी हैं। इसके साथ ही नारायण जी, इस वर्ष उत्तराखंड में कई कार्यों की शुरुआत भी की गई है, जो आने वाले 2025 में उत्तराखंड व हमारे लिए भविष्य में लाभकारी हो सकते हैं, जिसमें भू कानून जो जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, मूल निवास जो उत्तराखंड के स्थायी लोगों को लाभ देगा, ऑपरेशन मर्यादा जो नशा मुक्ति हेतु अभियान है, ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ जिसमें 5 हिमनद झीलों की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही अगले वर्ष उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है, जो 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक होने हैं। तो कविता जी, कह सकते हैं कि इस तरह जाते जाते यह वर्ष कई यादें छोड़कर जा रहा है। बिल्कुल नारायण जी, लेकिन हो सकता है इस वर्ष भी शायद हमने जो सोचा था वो नहीं हो पाया, जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, बहुत कुछ शायद खो दिया हो। किंतु हौसला रखिए, क्योंकि डूबते हुए सूरज से दिन का अंत होता है, ना कि संसार का। यह साल का बस अंत है, उम्मीदों ख्वाहिशों का नहीं। बस यूं ही चल पड़िए, दौड़िए एक नई उम्मीद, नई किरण की ओर। सही कहा कविता जी, हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहेंगी ही। 2025 आपके लिए शुभ व मंगलमय हो। इसी के साथ मैं कविता बिष्ट की ओर से और मैं नारायण मेहता की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।